गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की इस सीरीज का आज हमारा डे 96 है। 90 डेज में हमने रेलवे का मैथ्स का सिलेबस पूरा किया था। डिस्कस किए थे हमने लगभग 1730 सवाल। अभी डे 91 से अपना स्टार्ट हो गया है रिवीजन की आज हमारी ये क्लास 6 है। पिछले सेशन के अंदर एवरेज के कुछ सवाल रह गए थे, उनको डिस्कस करना है आज, प्लस में सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को डिस्कस करना है। सेशन शुरू करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पर आपको क्लासेज के PDF फाइल सेक्शन के अंदर मिल जाते हैं, प्लस क्लासेज के लिंक मिल जाते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है वो अपना डाउट ग्रुप है। यहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। चलिए फिर एवरेज जो सेशन था अपना वहीं से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 अपना रह गया था। देखना जरा क्या कहा। एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि अगर 76 रुपये और खर्च करके वह 14 किताबें अधिक खरीद सकता है, जिससे प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपये कम हो जाता है। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य ज्ञात करें। पहले केस में तो उसने ऐसा किया था, और दूसरे केस में वो सोचता कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये हो जाएगा। दूसरा केस उसने फॉलो नहीं किया था। तो आप क्या करो, इनिशियल लेवल पर उसने 50 किताबें खरीदी हैं, और हर एक बुक की जो एवरेज रेट है वो कितनी मान लेते हैं हम लोग, X रुपीज़। और ध्यान रखना ये सेशन अपने फास्ट होते हैं। रीज़न ये है 90 डेज में हमने मैथ्स पढ़ी थी, उसमें एक एक चीज़ को खोल खोल के बताया था। हर सवाल के 2-2, 3-3 मेथड भी हमने डिस्कस किए थे। इसके अंदर हमारा प्योर काम ये रहेगा, अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा। स्क्रीन पर जैसे ही आपको सवाल दिखे तुरंत के तुरंत उस सवाल को आप रीड कर दिया करें। और प्रयास ये रहेगा कि लगभग सारे ही सवालों में हम लोग एग्जाम अप्रोच को फॉलो करें। अब देखना, पहले का खर्चा ये था, ठीक है। एक्स की कीमत एक्चुअल में निकालनी है। टोटल खर्च था, अगर वो 76 रुपये और खर्च कर दे, इतना तो कर ही रहा था, 76 और खर्च कर दे, तो ये अब का अगर वो ऐसा कर देता है तो कुल खर्चा ये होगा। किताबें कितनी खरीद लेगा भाई, 50 तो पहले खरीद ही रहा था, अब कितनी बुक हो जाएंगी उसके पास, 64, ठीक है। और एक किताब का औसत मूल्य क्या हो गया, X 1 रुपये कम हो गया। एवरेज पहले X रुपये था, अब X - 1 हो गया। 50 किताबें ये थी, 14 किताबें और, टोटल मिलाकर के 64 किताबों की रेट ये। ऐसे लिखना चाहो तो ये हो गई, अलग अलग करके लिखना चाहो तो ये हो गई, दोनों को इक्वल रखा। सोल्व करें, 50x 64x, 50x राइट में जाएगा, कितना बचेगा 14x। 64 - 1 का गुणा इधर जाएगा, ऐड हो जाएगा। 76 में 64 जोड़ा, कितना आ गया भाई 140। 14 से 14 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10। तो ये हो गया इस सवाल का सॉल्यूशन। चलिए फिर अगला सवाल रीड करो। देखो क्या कहा, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है 41 डिग्री। फिर एक दिन छोड़ करके मंगलवार को छोड़ दिया, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का एवरेज टेम्परेचर कितना है 40। शुक्रवार को एक्चुअल में 39 डिग्री टेम्परेचर था, तो आपसे पूछ रहा है जो मंगलवार है उसका टेम्परेचर। क्या करोगे, ये आपके पास हो गया ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है। इन सब का टोटल टेम्परेचर क्या लिखोगे भाई, इनका लिखोगे 41 गुणा में 3, 123 डिग्री। फिर देखना इसने क्या कहा कि अगले केस के अंदर वेडनेसडे प्लस थर्सडे और फिर फ्राइडे का इसने दे रखा है, कितना है 39 डिग्री। तीनों दिनों का मिलाओगे तो टोटल टेम्परेचर कितना आएगा 120। एवरेज 40 है। क्या करना है, इसमें से इसको लेस कर दो, ये पार्ट इससे कट जाएगा, ठीक है भाई। अब देखना ट्यूसडे का टेम्परेचर 123 में से 3 चला गया, कितना बचा 3, और ये माइनस का क्या है, इसमें से इसको लेस किया, माइनस उस साइड भेज दोगे तो क्या आ जाएगा 39 में 3 ऐड कर दिया 42 डिग्री। ये इन सवालों के सोल्व करने की अप्रोच होती है। एक ऐसा ही और सवाल उठाया गया है, देखना जरा क्या कहा। सोमवार से बुधवार, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, इन सब का टेम्परेचर एवरेज कितना है भाई 39 डिग्री।
अगर 40 होता तो 3 गुणा करके क्या लिख लेते 120। 39 है, 1 से कम गुणा करना है तो कितना आ जाएगा 117 डिग्री। फिर क्या कहा, मंगलवार से बृहस्पतिवार, इसका मतलब क्या है ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। अब ये दो चीजें कटनी होती है तो इसका मतलब तीसरे का या तो वैल्यू देगा या रिलेशन देगा, ऐसा हमेशा ही होता है। बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का कितना है भाई 3/5। अगर मैं इसको मान लेता हूं टेम्परेचर को 5x तो ये मेरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 3/5 करेंगे तो 3x। आपका मन करे इसे आप x लिख लें तो ये x का 3/5 हो जाएगा। एवरेज टेम्परेचर कितना है 35। 35 को 3 से करोगे 30 3 90 और 15 105 आ गया। पहले में से दूसरे को लेस करोगे ये पार्ट आपस में कट गई, 5x में से 3x लेस होगा 2x। 117 में से 5 को लेस कर दोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा ये 12। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6। आपसे क्या पूछ रहा है बृहस्पतिवार या गुरुवार का टेम्परेचर कितना आ जाएगा भाई 18 डिग्री लिखा जा सकता है। ये सिंपल सटीक तरीका वो ऐसा ही बनता हमेशा। कुछ पार्ट ऐसे आपको दिए जाते हैं कॉमन जो कट जाते हैं, तो ये चीज़ें हैं आपको प्रैक्टिस करवाते टाइम एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन की थी। इन पर फोकस करना स्टार्ट कर दो जिससे क्या है अनवांटेड लाइंस भी नहीं लिखनी पड़ती, तुरंत तुरंत सोल्व हो जाता है। कुछ सवाल अपने नंबर पर बेस्ड होते हैं। आपको क्या कहा था, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कोई भी आपके पास समांतर श्रेणी है, क्या हो सकती है वो 1 2 3 4 ये हो सकती है। असल में देखा जाए तो ये नेचुरल नंबर की सीरीज चल रही है। अगर ये हो सकती है 2 4 6 8 ये कैसी सीरीज है, ये इवन नंबर्स की सीरीज है। ऐसा भी हो सकता है 1 3 5 7 ये कैसे नंबर की सीरीज है भाई ओड नंबर की सीरीज है। इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे 6 ले लेता उसमें 4 जोड़ देता, फिर 4 जोड़ देता, फिर 4 जोड़ देता, इस हिसाब से। तो ये सारी की सारी जो सीरीज अपने पास होती हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती हैं। इन तीन के अपने अपने अलग नाम हो जाते हैं, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर। ठीक है, इसके अंदर एवरेज निकालने का सबसे सटीक तरीका क्या बताया था कि एवरेज होता है आपकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का एवरेज, या फिर ये जितनी भी बड़ी सीरीज होती है इसका जो सबसे मिड वाला पार्ट होता है वही आपका क्या होता है एवरेज। एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सीरीज होनी चाहिए, रैंडम नंबर नहीं, स्क्वायर पर काम नहीं करेगा, ये स्क्वायर की फॉर्म में है, क्यूब की फॉर्म में भी काम नहीं करता। जैसे देखना 1 2 3 4 और 5 एवरेज क्या होगा, लगातार सीरीज है तो ये इनका एवरेज होगा। एक तरीका तो ये है, कौन से कॉन्सेप्ट से, मिड वाले कॉन्सेप्ट से। दूसरा पहली और आखिरी टर्म को ऐड कर दिया और इनका एवरेज ले लिया, 2 टर्म है तो कितना आएगा 3। ये कौन सा है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 वाला कॉन्सेप्ट है। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है कि सबका एडिशन कर लो, 5 4 9 3 12 13 14 और 1 15, सबका एडिशन कर लिया, 2 का भाग दे दिया, सॉरी 5 टर्म है तो 5 का भाग दोगे तो एवरेज क्या आ जाएगा 3। तो ये क्या है सम डिवाइड बाई n का कॉन्सेप्ट। नेचुरल नंबर दिख रहे हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये तो सबका सम हो गया और टर्म्स कितनी आपके पास n। ठीक है, इससे भी आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट क्या होता है, सबसे बेस्ट ये होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 कर दो, सारा का सारा तनाव खत्म हो जाता है। चलो इन चीज़ों को, इन सवालों के ऊपर हम लोग अब अप्लाई करेंगे, पेशेंस बना करके देखते रहें। देखो पहले 100 नेचुरल नंबर का पता होना चाहिए कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, पहला नंबर क्या होगा 1 और सबसे आखिरी 100 होगा, 100 ही नंबर दे रखे हैं। एवरेज निकालना इस सीरीज का 1 2 3 4 5 100 तक, तो क्या करो 1 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 50.5, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो गया। फिर देखना पहले 50 सम संख्याओं का औसत, पहली सम संख्या क्या होगी 2 4 6 8 10 इस हिसाब से। अब हमें नहीं पता आखिरी कौन सी होगी तो कॉमन सेंस लगाओ, पहले 2 है फिर 4 है फिर 6, ऐसे ऐसे चलता गया। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। अब दिमाग में सेट हो गया होगा कि 50 संख्याएं हैं तो ये गिनती लगातार 50 तक आपकी मेंटेन होगी, तो लिखा जा सकता है। तो एवरेज निकालना है तो आपको पता चल गया 2 गुणा 50। असल में ये सीरीज क्या है 2 4 6 से चल के 100 तक जा रही है। एवरेज निकालोगे तो देखना पहली और आखिरी टर्म 2 और 100
102 में 2 का भाग दे दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 51। ये वो सवाल हैं जिनको देखते ही आप माइंड में डील कर सकते हैं। अगेन देखना आगे सवाल क्या है, 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, 100 तक की, 100 से पहले तक नहीं, 100 तक, 100 भी इंक्लूड है, तो 2 तो पहली टर्म हो गई, आखिरी टर्म 100 होगी, 2 + 100 डिवाइड बाई 2 51 आ जाएगा। 100 तक की सभी विषम संख्याएं, पहली विषम संख्या क्या है 1, और सबसे आखिरी 99, 1 + 99 डिवाइड बाई 2 रिजल्ट कितना आ जाएगा अपना 50। कुछ लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है 101 है, और उनका योग ज्ञात करें। प्रथम लगातार सम संख्या, इसका मतलब पहली जो सम संख्या है वो क्या है 2, और सबसे आखिरी की जो संख्या होगी वो आपके पास क्या होगी L, और इनका 2 का भाग दोगे एवरेज आएगा, जिसे ये क्या बता रहा है 101। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो देखना 2 का गुणा होगा 202 में से 2 चला गया तो कितना बचा आपके पास 2। देखना क्या है 2 4 6, और इस हिसाब से 200 तक ये मामला चल रहा है। या तो आपको सिखाया था कि सीधे सीधे आप लिख सकते हैं, बात ध्यान आ रही है। एक एग्जाम्पल बताया था कि जब आपके पास ओड नंबर है 1 और 3 का सम किया कितना आ गया 4, 1 3 और 5 का सम किया कितना आ गया 9। 2 संख्याएं हैं तो ये क्या बना असल में 2 का स्क्वायर, 3 संख्याएं हैं तो ये असल में क्या बना 3 का स्क्वायर। ये 2 संख्याएं हैं, ये 3 संख्याएं हैं। ये कौन सी हैं? प्रथम लगातार, शुरुआत वाली संख्या इंक्लूड करोगे। बीच में मत कहना कि सर अगर मैं 11 और 13 लेता हूं तब तो नहीं आता, नहीं भाई, शुरुआत से चलना होगा जहां से ओड नंबर स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, जैसे 1 3 5 7, इस हिसाब से। यही कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था एग्जाम में। बाई चांस आप फॉर्मूला भूल जाएं, इसका तो क्या निकल के आएगा सम का n²। बाई चांस आप भूल जाएं तो इवन में क्या करोगे 2 और 4 को जोड़ा कितना आ गया 6, 2 + 4 + 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 12। 2 संख्याएं हैं तो ये क्या बना 2 गुणा में 2 + 1। ये 3 संख्याएं हैं तो ये सम क्या बना 3 गुणा में 3 + 1। क्या लिख सकते हो, असल में इवन नंबर के लिए हम लोग काम में लेते हैं n इंटू में n+1, और ओड नंबर के लिए हम लोग काम में लेते हैं n²। इवन के लिए लेते हैं हम लोग काम में n इंटू में n+1। किसका फॉर्मूला है भाई? ये फॉर्मूला है सम निकालने का, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप यहां चाहते तो और भी दिमाग लगा सकते थे। और दिमाग क्या लगा सकते थे भाई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम बताया हुआ है n/2, टोटल कितनी टर्म है 100 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट 2a + n-1 इंटू 2, या फिर क्या कर दो a + l कर दो, 202 आ जाएगा। ये इससे सोल्व होगा 101, तो क्या आ जाएगा 10100। एक तरीका ये है, कौन सा फॉर्मूला लगाया है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। जहां पढ़ाया था वहां सिखाया भी था, वापस से लिखने की नीड नहीं है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? शुरुआत से लगातार आपको पता चल गया कि कितनी सम संख्याएं हैं। एक मिनट, आपको पता चल गया यहां पर कितनी सम संख्याएं टोटल कितनी संख्याएं निकल के आ गई आपके पास 100, और 100 सम संख्याएं आ गई तो सम निकालने का तरीका क्या हो जाएगा 100 गुणा में 100 + 1। तो ये रिजल्ट सीधे सीधे दे देगा ये वाला। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये कर सकते थे आप कि इस सीरीज में से 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बनेगा 1 + 2 + 3 + क्या 100 बन गया। इसका सम करना आसान है। ये किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा? नेचुरल नंबर को, n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू 100, फिर 1 जोड़ा 101 बटा में 2, ये पार्ट इससे कट गया 10100। कई सारे तरीके हैं, मतलब एक बार के लिए आपको बात समझ में आ गई, उसके बाद ये मामला आसान है। अगला सवाल देखना, कुछ प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत 60 है, उनका योग ज्ञात करें। कुछ लगातार विषम संख्याएं हैं, पहली संख्या 1 होगी, आखिरी संख्या l होगी, 2 का डिवीजन करोगे कितना आ जाएगा एवरेज 60। l की वैल्यू देखना, 60 गुणा 2 120 में से 1 चला गया 119। अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाएं तो n/2 की बात करें तो देखना 1 से लेकर 119 आपको क्या सिखाया था? 10 एक इवन नंबर है, 10 तक 5 इवन संख्याएं हैं, 5 ओड संख्याएं हैं। ऐसे ही 40 की बात करें, इवन नंबर कोई भी उठा लो, 40 तक बात करें तो उससे पहले 20 इवन नंबर है, 20 ओड नंबर है इंक्लूडिंग 40। ऐसे ही इसके जस्ट आगे का नंबर 120 है, 120 तक
60 इवन नंबर है, 60 ओड नंबर है। तो एक तरीका तो ये पता चल गया कि ऐसे टोटल के टोटल मिलाकर के आपके पास कितने हैं, 60 नंबर। 60 का स्क्वायर 3600। देखो जिस बच्चे ने ये सीरीज वहां नहीं देखी होगी उसके बिल्कुल ऊपर से जाएंगी सारी की सारी बातें। रीजन क्या है, इसी चैप्टर को हमने वहां पर 3 दिन के अंदर डिस्कस किया था और एक दिन में तो लगातार नंबर्स पर, एक क्या 1.5 दिन तो हमने नंबर्स पर ही काम किया था। अभी भी टाइम है, अगर किसी पार्ट में आपको लगता है कि रिवीजन में बात नहीं बन रही है, इसका मतलब आपने पहले बहुत बेहतर तरीके से उसको नहीं पढ़ा, तो पीछे उस क्लास में जाएं, उन सारी की सारी चीज़ों को रिपीट करें। चलो एक तरीका ये था, आप चाहते तो एपी लगा देते। टोटल टर्म्स कितनी है, 60, n/2 60 बटा में 2 कितना आ जाएगा, 30, और फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, पहली टर्म 1 है और लास्ट टर्म आपके पास 119 है, दोनों को जोड़ा 120। 120 को 30 से करोगे कितना रिजल्ट दे देगा, 3600। कई तरीके, इसीलिए एपी के जो प्रोसेस है वो आपको बताई थी, फॉर्मूले भी आपको एक्सप्लेन किए थे। फॉर्मूले भूल भी जाते हो तो निकालने का क्या तरीका है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। फिर देखना क्या कहा कि 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे मिड के अंदर 7 संख्याएं, 3 इधर रहेगी 3 इधर रहेगी, लगातार है, बीच की संख्या ही एवरेज आएगा। इससे जस्ट आगे 3 नंबर है, एक 21 हो गया, 22 हो गया और फिर 23 हो गया, तो सबसे बड़ा नंबर आपका 23। पीछे का पूछता तो क्या करते, 19 हो जाता, 18 हो जाता और यहाँ पर 17, सबसे छोटा नंबर। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर देखो, जैसे 2 और 4 2 क्रमागत संख्याएं हैं, इनके बीच का अंतर कितना है, 2। 2, 4 और 6 इनके बीच गैप कितने बन रहे हैं, 2। ऐसे ही अगर मैं 4 संख्याएं लेता हूं तो इनके बीच गैप कितने बनते हैं, 3। ऐसे ही मैं 5 संख्याएं लेता हूं तो इनके बीच गैप कितने बनते हैं, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप। अगर आप 10 संख्याएं लेंगे तो बीच में गैप कितने बनेंगे, 9। इसने क्या कहा, 6 लगातार सम संख्याएं हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 5 गैप बनेंगे, 1 गैप 2 का है, 5 गुणा में 2 10, आप इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। या फिर एग्जैक्ट अगर आप इसे सोल्व करना चाहें तो देखना जरा, एवरेज 25 है तो 3 संख्या इधर रह गई 3 इधर रह गई, तो इसका मतलब 25 एवरेज है, जो कि खुद में कोई संख्या नहीं होगी, अदरवाइज तो इवन नंबर होती। तो इसके जस्ट पास संख्या क्या बनी, 26, 28 और 30, और जस्ट इधर क्या संख्याएं बनेगी, 24, 22 और 20। इसका और इसका अंतर देख लो, 20 और 30 का अंतर कितने का है, 10 का। पिछले वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप सीधे सीधे वहां पर हिट कर सकते हैं। चलिए लैंग्वेज को रीड करना देखो, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 2 संख्याएं शामिल होंगी तो एवरेज क्या करता है, 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एवरेज किससे बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल लेकर के भी आपको बताया था, तो मेरे ख्याल से और खास नीड होगी नहीं। 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत, 3 के मल्टीपल है तो 3 गुणा 1 लिखोगे, 3 गुणा में 2 लिखोगे, सॉरी ओड मल्टीपल, 3 इंटू 1, 3 इंटू 3, 3 इंटू में 5, 3 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7, 3 इंटू 9, ये चलेगा। इस 3 के मल्टीप्लाई को छोड़ो, इनका एवरेज क्या है आपको पता है, 5 है और 3 से गुणा हो रहा है, तो सबका एवरेज क्या निकल के आता था, 15। क्या देखा था कि अगर आप सारी संख्याओं को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एवरेज भी उतने गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर सभी संख्याओं को आप एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज में भी क्या है, डिवीजन लग जाएगा। 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 3 के पहले तो पहला मल्टीपल क्या होगा, 3 इंटू 1, सबसे आखिरी क्या होगा, 3 इंटू में 20। सबसे पहला होगा 3 इंटू में 1, सबसे आखिरी क्या होगा, 3 इंटू में 20। 3 कॉमन ले लो, 1 और 20 का एवरेज कितना होगा भाई, 10.5। 3 गुणा कर दिया है तो ये 30 और 31.5 आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट। चीज़ें कॉमन सेंस में लेकर जानी है। कॉमन सेंस में है अगर बातें तो आप इन सवालों को, कई सारे मेथड डिस्कस किए थे, इनमें कोई भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिनमें प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित है। प्रथम 6 विषम संख्याएं, ओड नंबर है, 7 से डिविजिबल है, मतलब 7 के मल्टीपल। तो पहली संख्या ओड कौन होगी, 7 गुणा 1, फिर 7 गुणा 3, 7 गुणा 5, 7 गुणा 7, इस हिसाब से चलेगा। 7 इंटू 1, 7 इंटू 3,
7 इंटू में 5। ये आपको क्या पता चला कि एक्चुअल में 7 कॉमन ले लें तो ओड मल्टीपल आपको शामिल करने हैं, और संख्याएं कितनी हैं आपके पास, इतनी 6। इनका एवरेज निकाल लो। 1 और 11 का एवरेज 12/2 6 आ गया, 7 से गुणा है, सीधे सीधे रिजल्ट क्या आ जाएगा 42 लिखा जा सकता है। किसी भी बच्चे को देखो, बाकी मैं ये तो नहीं कहता कि इससे आप में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए जो कह रहे हैं कि ठीक है, उनके लिए कंफर्ट है, अच्छी बात है। कम से कम इस रिवीजन सीरीज के अंदर आपको इतना एहसास हो जाएगा कि 90 डेज में जहां आपने मेहनत की है, अगर कहीं लैग चल रहा है, तुरंत के तुरंत दिमाग में क्वेश्चन मार्क डलेगा कि यार ये चीज़ मेरे ऊपर से चलेगी। इसलिए आप उस चैप्टर को रिवीजन देखोगे तो उसका ये फायदा तो आपको बिल्कुल मिलेगा, आपको पता चल जाएगा यहाँ गड़बड़ चल रही है, तुरंत के तुरंत उस चैप्टर में जाएं, उसको फिर से रिवाइज कर दें। ये भी एक अच्छा फायदा रहेगा आपको। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। देखना जरा, 6 से 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 5 से विभाजित है। बिटवीन 6 एंड 50, फ्रॉम 6 टू 50 नहीं बताएं, 6 और 50 के बीच, 6 से 50 तक नहीं कहा है। बीच के अंदर तो पहला नंबर कौन सा आएगा 10, फिर 15, फिर 20, 25, आखिरी क्या आएगा 45। सीरीज है, एवरेज निकालना है, 2 का भाग दे दो। 55 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 27.5। ये आपका हो गया यहाँ पर रिजल्ट। थोड़ा सा सवाल स्क्रीन से बाहर गया है। चलो भाई, अगले सवाल में क्या कहा, 37 संख्याओं का औसत 323 है। यदि प्रत्येक संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तब नया औसत क्या होगा। 323 एवरेज है, 19 से डिवाइड करोगे हर संख्या को तो डिवीजन एवरेज में भी लग जाएगा। डिवीजन एक बार चला गया, कितना बचा आपके पास 19, 11 और 2 13, 133 ये बचा। किससे गुणा कर दें, 7 से कर लेते हैं। 7 से अगर 20 होता तो 140, एक कम है, 7 बार कट गया, तो नया जो एवरेज आपका क्या हो जाएगा 17। वही बात है, अगर हर एक नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज भी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप हर एक नंबर को डिवाइड करेंगे तो एवरेज भी उतने टाइम आपका डिवाइड हो जाएगा। 10 संख्याओं का एवरेज 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो नए समूह की संख्याओं का औसत क्या है। 12 से मल्टीप्लाई किया हर एक नंबर को तो 12 गुणा 7 84। पीछे जब हमने किए थे तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बातें समझाई थी। देखना, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। यदि इन 7 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी मिला लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 7 मेंटेन है, एक पीछे से लोगे एक आगे से लोगे, एवरेज वैसा का वैसा वो का वो मेंटेन रहेगा। अगर 2 पीछे की मिलाता तो एवरेज एक पीछे चला जाता। अगर 2 आगे की संख्याएं मिलाता तो एवरेज हाफ होकर के आगे बढ़ जाता। आगे 10 संख्याएं और मिलाता तो एवरेज 5 बढ़ता, क्योंकि आगे का नंबर बढ़ा रहा है, 5 बढ़ता 10 का हाफ। ऐसे ही अगर पीछे 20 संख्याओं को बढ़ाता तो क्या करते, एवरेज डिक्रीज होता, क्योंकि पीछे नंबर बढ़ा रहा है 20 और कितने से डिक्रीज होता 20/2। तो यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज आपका मेंटेन हो जाएगा। चलो भाई, चैप्टर स्टार्ट हो गया अपना साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट क्या लिखते हो, प्रिंसिपल इनटू में टाइम इनटू में रेट परसेंट, ठीक है। इसी को हम लोग लिख देते हैं मूलधन गुणा समय गुणा में दर बटा में 100। असल में मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, इन पर 10% की दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ध्यान से देखना, तो क्या लिखते हो, मूलधन गुणा में 2 साल का 10% की दर से ब्याज। तो असल में देखा जाए तो 100 रुपए का आपने क्या निकाला है 20%, यही आपका क्या होता है ब्याज। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप थोड़ा सा इंटरचेंज करके अंडरस्टैंड करना चाहें तो हमारे पास एक बात निकल के आती है कि अगर कोई कहे साधारण ब्याज प्रतिशत में क्या होगा तो आप तुरंत कह देंगे कि प्रिंसिपल का जो कुछ भी निकालते हैं वो साधारण ब्याज प्रतिशत होता है। परसेंटेज को अगर कन्वर्ट करते हैं तो प्रिंसिपल का समथिंग परसेंट निकाला, रुपए में कन्वर्ट कर दिया, वो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी एसआई की। तो आप कह सकते हैं कि टाइम इनटू में जो रेट परसेंट है असल में देखा जाए वही आपका क्या होता है साधारण ब्याज प्रतिशत। तो इसका मतलब इस चैप्टर को अगर हम लोग परसेंटेज से डील करें तो ये अपने लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और इजी वे के अंदर हम सारे के सारे सवालों को डील कर सकते हैं, ठीक है। इतना सा लॉजिक है, मेरे ख्याल से और आगे इसको लिखने की नीड नहीं है।
फॉर्मूला आपको पता है। आप चाहें तो देखो दो दो मेथड वहां पर भी करवाए थे, आप चाहें तो सीधे सीधे ध्यान रखें, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज एक्चुअल में देखा जाए तो टाइम इनटू में क्या है, रेट परसेंट। इस चैप्टर की जान बस यही बात है। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया उसका काम धूमधाम से चल जाएगा। देखना क्या कहा कि मूलधन तथा 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 1300 है। साधारण ब्याज की दर कितनी है, 5%। मूलधन ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में क्या करो, प्रिंसिपल 100 मान लो, दर कितनी है 5%, 7 साल का टाइम है, हर साल 5 रुपए ब्याज मिला, 7 साल में 7 गुना 5। देखो टाइम कितना है 7, दर कितनी है 5%, तो 35% आपको क्या मिला है सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में। और प्रिंसिपल आपका क्या होता है, हमेशा ही 100%। ठीक है, अब आपका मन कर रहा है कि सीधे सीधे ही आपने बात को समझ लिया कि 5% का मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपए प्रिंसिपल माना है, उस केस में हर साल आपको 5 रुपए ब्याज मिलेगा। समय कितना है 7 साल, तो 7 गुना में कितना 5, 35 रुपए। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। चलो अब कंपैरिजन कर देते हैं। इसने क्या कहा है कि मूलधन और 7 साल के ब्याज 100 और 35 का अंतर कितना है 65। एक्चुअल में किसको बता रहा है भाई 1300 को। 65 को जस्ट डबल करते हुए 130 और एक जीरो लग गया। आपसे क्या पूछ रहा है मूलधन, 100 गुना में 20, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2000। डील करने का एक डिफरेंट तरीका और भी हो सकता है। अगर बात समझ ही आ गई है तो 5% का मतलब क्या है, 1/20। तो इसका मतलब 20 आपका प्रिंसिपल है, तो 1 साल का 1 ईयर का जो SI है वो आपका 1 रुपए होगा। लेकिन हमें तो 7 साल का ब्याज चाहिए, तो मैं इसको गुणा कर देता हूं 7 से। तो ये हर साल 1 रुपए मिलेगा, तो 7 साल में कितने 7 रुपए, किस पर 20 पर। प्रिंसिपल ये हो गया, 7 साल का SI ये हो गया। दोनों का अंतर कितना है 13, जो कि किसको बताता है 1300 को। 2 जीरो लगा दिए तो ब्याज के भी 2 जीरो, इसके भी 2 जीरो। यही बात आपसे पूछी गई थी। तो परसेंटेज वाले तरीके से आप चीजों को डील करने का प्रयास करें। एक बार आपको आ गई ये बात कि कैसे काम करती है, उसके बाद एकदम आसान है, तनाव मुक्त हो जाओगे। मूलधन तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है 1500। साधारण ब्याज की दर 12.5%। 12.5% क्या लिखते हो 1/8। ध्यान से देखना, इससे क्या कहोगे प्रिंसिपल, इससे क्या कहोगे 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। 100 रुपए अगर लेते तो 12.5 लिखना पड़ता। हमारा काम यह है जो परसेंटेज दे रखा उसी के हिसाब से डील कर लें। 8 रुपए पर 1 साल का साधारण ब्याज मिलेगा 1 रुपए। लेकिन कितने साल की बात चल रही है 3 साल की। हर साल 1 रुपए, तो 3 साल में कितने रुपए 3 रुपए। अब क्या कह रहा है, मूलधन और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है 5। किसको बताता है भाई 1500 को। किससे गुणा किया है 300 से। आपसे क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल, 8 गुणा में 300 2400। सीधे सीधे आपका ऑप्शन सी क्या हो गया यहां से करेक्ट। चलिए भाई सवाल नंबर 203, सवाल नंबर 203 को देखना। क्या कहा, एक व्यक्ति ने 4 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार ली। पहले साल ब्याज की दर 6%, उसके बाद हर साल ब्याज में 0.5% की वृद्धि हो जाती है। 4 साल बाद कुल 33.75 का ब्याज प्राप्त हुआ। देखो पहले साल 6% की दर है, फिर कितनी होगी 6.5 होगी, फिर कितनी होगी 7 होगी, फिर कितनी होगी 7.5 होगी। या ऐसे समझो 6 तो हमेशा ही मेंटेन होगी, तो 24% ये होगा। पहले साल 6 है, दूसरे साल 0.5 बढ़ी है, फिर 1 बढ़ी है, फिर 1.5 बढ़ी है। बढ़ कितनी गई 2 और 1 3, 24, ये था 27। या तो आप इसे ऐसे ऐड कर लें, या आपका मन करे तो आप इसे ऐसे ऐड कर लें। तो आपको क्या पता चला कि 27% ब्याज मिल रहा है। कितने सालों में 4 साल के अंदर। तो यहां से 100% क्या होगा प्रिंसिपल। क्यों, क्योंकि हमने इन वैल्यूज को कन्वर्ट ही नहीं किया। जैसे पीछे आया 12.5%, 1/8 लिखा, तो 8 प्रिंसिपल 1 सिंपल इंटरेस्ट। अगर सीधे ही परसेंटेज वैल्यू काम में लेते, जैसे 12.5% ही काम में लेते, तो प्रिंसिपल ऑटोमेटिक 100% मानना ही पड़ता। चलो आपको पता चल गया कि 4 वर्ष बाद कुल इतना ब्याज मिला 27। 100 रुपए पर 27 ब्याज मिला। 27 किसको बताता है भाई 33। 75 को 1 की वैल्यू अपॉन में 27 चाहिए, क्या मूलधन, गुणा में 100। सोल्व करें, 27 का डिवीजन एक बार हो गया, कितना बचा 67। 27 गुणा में 2 54, 54 यहाँ से 13 हो गया, 27 5 135, 12,500 आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है मैच।
सिर्फ इस बात को ऐड करना था, जैसा आपको कंफर्ट लगे, उसके बाद इस सवाल में कुछ भी नहीं है। फॉर्मूले को हालांकि मैंने कहा था याद भी रखना है, बीच बीच में उसका यूज भी करते हैं और वो आपको आना भी चाहिए। ये कसम नहीं खा लेनी है कि सर आपने परसेंटेज कहा है तो हम उसको काम में नहीं लेंगे। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में माइंड नहीं चलता है परसेंटेज वाली अप्रोच पर, तो क्या करते हैं तुरंत के तुरंत उस पैटर्न को फॉलो करते हैं और उससे रिजल्ट निकाल लेते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 साल में 720 हो जाती है, 7 साल में 1020 हो जाती है साधारण ब्याज की दर। बात को समझना, इतनी हो गई, इसका मतलब प्रिंसिपल और उसमें सिंपल इंटरेस्ट शामिल है। तो पहले केस में क्या है, प्रिंसिपल और 2 साल का एसआई 720, अगले में प्रिंसिपल और 7 साल का एसआई 1020। दोनों को लेस कर दूं तो दोनों में प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया, 7 साल का एसआई और 2 साल का एसआई लेस होकर के 5 साल का एसआई आपके पास 1020 और 720 कितना आ गया भाई 300 रुपए। 1 साल का एसआई कितना आ गया आपके पास 60 रुपए। 2 साल में पैसा कितना हुआ 720। ब्याज कितना मिला होगा भाई, हर साल 60 रुपए मिल रहा है एसआई की वैल्यू, 2 साल में 120, इसका मतलब प्रिंसिपल आपके पास कितना है 600 रुपए। क्या पूछ रहा है, मूलधन। फिर क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर। 600 रुपए पर 60 रुपए ब्याज 1 साल में मिलता है, कितने परसेंट है भाई इसका, 10%। कैलकुलेशन आसान है, कुछ करने की भी नीड नहीं थी, सीधे सीधे ही आप इसको डील कर सकते थे। चलो भाई अगले सवाल की बात करते हैं। 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया, यदि दर 3% अधिक होती तो 300 रुपए अधिक प्राप्त होते। धन कितना है, एक बात बताओ, 2 साल में उसे कितने रुपए मिलेंगे एक्स्ट्रा, 3% पहले साल के, 3% दूसरे साल के, तो कुल मिलाकर के जितना भी प्रिंसिपल है उसे हर साल 3% के हिसाब से 2 साल में 6% एक्स्ट्रा मिलेगा, जो एक्स्ट्रा क्या है 300 रुपए के बराबर। 6 से काटोगे 50 बार, ये परसेंटेज इधर जाएगा, इसको खत्म कर दिया, 5000 आपका प्रिंसिपल आ गया। चलो भाई देखना, किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 25% है, दर व समय के संख्यात्मक मान बराबर है। देखो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में टाइम और रेट परसेंट बराबर है, टाइम भी आर है, दर क्या है आर, परसेंट लिखोगे और आगे क्या बन रहा है ब्याज 25%, ये इससे कट गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये आपका रिजल्ट हो गया। क्योंकि टाइम और रेट को इक्वल रखना है, आर पूछा आर आर रख लेते हैं, अंडर रूट करोगे 25 का 5 आ जाएगा। चलिए भाई अगले सवाल में इसने क्या कहा किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 4/9 गुना है, दर व समय के संख्यात्मक मान। दर को मैं क्या मान लेता हूं आर, तो टाइम भी आर हो गया, आर इंटू आर परसेंट बराबर क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। अब एक बात बताना, ये 4/9 तो मैं लिख लूं, ये डेटा परसेंटेज में है, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, गुणा 100 कर दो, परसेंटेज में बदल जाएगा। अब आप सोल्व कर सकते हैं, ये इससे कट गया, इसका आप अंडर रूट करेंगे, आर स्क्वायर आर बनेगा, ये देखना 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 10 बनेगा, तो कितना आ जाएगा 20/3। कौन सा ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलो अगले सवाल की अगर बात करें तो देखना, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 साल में डबल हो जाती है और एक अन्य दर से 12 साल में 3 गुना हो जाती है कम ब्याज की दर। देखो 5 साल में दुगुनी हुई, अगर 100% प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा टोटल 200%, ब्याज कितना मिला भाई 100%, कितने साल में 5 साल में। ब्याज देखो काम वही कर रहे हैं, टाइम इंटू में रेट परसेंट इक्वल्स टू में 100% ब्याज मिला है, टाइम अपने पास कितना है 5 साल, तो 5 का डिवीजन करोगे सीधे सीधे पहले केस की दर प्रतिशत क्या आ जाएगी 20। फिर क्या कहा, एक अन्य दर से 12 साल में 3 गुना, 100% से 300%, ब्याज कितना मिला भाई 200%, हर साल कितना मिलेगा वही दर होती है, ये काम 12 साल में हुआ। डिवीजन करेंगे यहाँ पर तो पॉइंट्स में तो है नहीं, 4 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 50/3%, 20 की वैल्यू ज़्यादा है, इसको सोल्व करोगे तो ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अपना करेक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा 50/3। चलिए भाई आगे चलते हैं। देखना, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 साल में 405 और 5 साल में 540 हो जाता है, मूलधन व ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो 2 साल में तो 405 क्या है इसमें शामिल, प्रिंसिपल एंड 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, फिर 5 साल में 540। अगर दोनों का अंतर लेंगे
तो देखो प्रिंसिपल प्रिंसिपल कट जाएगा, 5 साल का एसआई 2 साल का एसआई अंतर लोगे तो 3 साल का एसआई कितना है 540 में से 405, 405 में 100 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 505, 540 बनाना है तो 35 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 135, सोल्व किया कितना आ जाएगा भाई 45। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है आपको 45। अब आपसे क्या पूछ रहा है मूलधन व ब्याज की दर ज्ञात करो। अब एक बात बताओ, 1 साल का ब्याज 45 रुपए, शुरुआत में उसने क्या कहा था कि 2 साल में 405 हो जाता है, 405 में प्रिंसिपल भी शामिल है, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो कि कितना होगा 90 वो भी शामिल है। अगर हम 100 लेस करते तो कितना आता है ये 305, 90 लेस किया है तो कितना आ जाएगा 315। ठीक है, ये हो गया। ऐसे देखा जाए तो ऑप्शन सी ही मैच कर रहा है। अगर दर पूछें तो 45 रुपए ब्याज मिला किसके ऊपर 315 पर 1 साल में, और 1 साल में जितना भी ब्याज मिलता है वही दर प्रतिशत है। कैंसिल आउट करोगे, 5 से काटा आपने 9 बार, 5 से काटोगे 6 63, 9 7 63, 100/7, 7 का भाग दिया तो अपने पास क्या आ गया 14 7 98, 2/7% लिखा जा सकता है। चलो ऊपर से तो नहीं जा रहे हैं। देखो किसी भी दिन अगर आपको ये लगे क्लास के अंदर कि सर भयंकर ही ऊपर से चले जा रहे हैं तो उसी दिन तुरंत के तुरंत कमेंट कर देना, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई बच्चा या तो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। पढ़ने का ढोंग या नाटक नहीं करना होता आपको। कई बच्चे क्या है पढ़ने का नाटक करते हैं, जैसे किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। देखो भाई ऐसा है, आपको अपने जीवन का काया पलट करना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। किसी को दिखाने के लिए कि कई तो ऐसे भी कलाकार घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि कोई काम का ना कह दे, या ये करते रहें झूठी तारीफें करते रहें कि हमारा तो बच्चा सुबह से शाम तक पढ़ता रहता है। ढोंग नहीं करना है, नहीं पढ़ने का मन हो मत पढ़ा करो, लेकिन कम से कम 4-5 घंटे। अभी तो इतना जो क्रिटिकल दौर चल रहा है रेलवे के स्टूडेंट के लिए कि कम से कम आप 10 घंटे का टाइम तो निकालें अपनी स्टडी पर, फ़ोन को साइड में रख करके। ऐसा नहीं है कि बीच में व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, फेसबुक भी चलाएं, इंस्टा भी चलाएं। जो भी आप अगर कुछ पेड कोर्स पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, वो देखा, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ किया, फिर काम में लग गए, तो वो तो होती है आपकी पढ़ाई। बाकी ये दिखावा नहीं करना होता है कि नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ रहे हैं, बस सिंपल। कोई कह रहा है क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, और पढ़ रहे हैं तो फिर कंप्लीट पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे सिंसियर हैं, पढ़ने का दिखावा नहीं कर रहे हैं या नाटक नहीं कर रहे हैं, कहीं भी आपको ये लगे स्पीड का कोई इश्यू आ रहा है, तुरंत के तुरंत क्लास के एंड में कमेंट करें। चलो, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 साल में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। परसेंटेज में 2/5 क्या होगा 40%। 10 साल में मिला है 40%, हर साल कितना 10 का भाग दे दो, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, खत्म। देखना अगले सवाल में क्या कहा, एक व्यक्ति कुछ धन 12% की दर से उधार लेता है, 6 साल 8 महीने में बाद ब्याज के रूप में 720 का भुगतान करता है उसके द्वारा उधार ली गई राशि। देखो 12% के हिसाब से 6 साल में कितने बनेंगे, 12 गुणा 6 72% ब्याज। 8 महीने साल का कौन सा हिस्सा है 2/3, 8/12 करोगे 4 से काट दोगे, और 2/3 साल का 12 के हिसाब से ब्याज कितना बना 8%। तो कुल मिलाकर के उसे ब्याज कितना देना पड़ा है 80%, जो कि कितने रुपए हैं 720 रुपए। 80 को 720 बनाया, 8 9 72, 9 से गुणा किया। प्रिंसिपल क्या होता है 100%, 9 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 900 रुपए। सीधे सीधे निपटा सकते थे इसको भी। चलो भाई 212 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 212। एक आदमी के द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खातों में 25,000 रुपये इस हिसाब से जमा किए कि उनकी एज 18 वर्ष होने पर 5% की दर से उन्हें समान ब्याज मिले। 2 सवाल होते हैं, एक कहता है दोनों को सेम सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट मिले, एक होता है जिसमें दोनों को सेम अमाउंट मिले, जिनकी आयु 12 और 15 वर्ष है। देखो छोटे बेटे का हिस्सा, छोटे बेटे का आप मान लो x रुपए दिए, बड़े वाले बेटे को y रुपए दिए। अब देखना क्या कर रहे हैं हम लोग, सीधे सीधे वो जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना आपका, वही अप्लाई कर रहे हैं, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू में रेट परसेंट। प्रिंसिपल पहले बेटे को x रुपए दे दिए, है कितने साल का 12 साल का, 18 का होगा मतलब 6 साल तक इसको ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर कितनी है भाई 5%, तो ये क्या आ जाएगा छोटे बेटे का टोटल ब्याज। बड़े वाले को, बड़े वाला 14 ईयर का है, 4 साल बाद ही पैसे मिलेंगे, दर क्या मेंटेन है वही 5%। अब एक बात बताओ, यहाँ से x रेशियो में y अगर आप देखते हो तो ये इससे कट गया 2:3। छोटे बेटे के खाते में 2 रुपए जमा करवा दे, बड़े वाले के खाते में 3 कमा दे,
तो कुल मिलाकर के 5 रुपये, 5 रुपये ना हो करके 25,000 रुपये हैं। किससे गुणा किया? 5,000 से। छोटे बेटे के 2 को 5,000 से करोगे 10,000, छोटे बेटे के खाते में 10,000 रुपये जमा करवा दें तो काम चल जाएगा। दर समान होती है, वैसे जो छोटा बेटा होता है उसके हिस्से में कम ही पैसे जमा होते, ऐसा भी कई बार आइडिया लगा लिया जाता है। चलो, एक आदमी 75,000 अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस तरह से जमा करवाए कि 18 साल की आयु में बराबर धनराशि, सेम अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस एसआई जो है वो दोनों केसेस में सेम हो। एज कितनी है? 12 और 14, ब्याज की दर वही 5% है। छोटे बेटे का हिस्सा, छोटे बेटे को x रुपए मिले, 12 साल का है, 6 साल तक ब्याज मिलेगा, हर साल 5%, ब्याज कितना मिला? 30%। प्रिंसिपल क्या है? x है अपने आप में, तो असल में देखोगे तो x प्लस x का 30% लिखना है। x का 100% ये खुद है, 30% ब्याज, तो सीधे सीधे क्या कर दो, x का 130% हो गया अमाउंट। फिर दूसरे बड़े बेटे को y रुपए दे दिए, 14 साल का है, 20% ब्याज मिल गया, 5 गुना 4 के हिसाब से, 100% ये खुद है, तो टोटल इसका 120% निकाल लो, अमाउंट है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12, y की वैल्यू कितनी? 13, टोटल कितना? 25। 25 75,000 को बताता है, किससे गुणा किया? 3,000 से। छोटे बेटे का हिस्सा 3,000 से गुणा कर दोगे 36,000, ये इसका हो गया रिजल्ट। किया जा सकता है, ये आदतें डालनी है। देखो, मैं प्रयास इसीलिए करता हूं कि एग्जाम में असल में इन चीज़ों को सुंदर सुंदर लिखना, जमा जमा करके सोल्व करना, एग्जाम के हिसाब से डील करो। जब पढ़ रहे हो, टीचर होमवर्क देता है, पूरा का पूरा किया करे। कोई भी चैप्टर आपके लिए अगर जीवन में नया है या पहली बार उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर काम करें। एक बार मामला समझ आ गया तो सॉल्यूशन आपके ऐसे होने चाहिए कि आपके अलावा किसी को समझ ही ना आए कि क्या कर रखा है। एक लाइन है, उसमें भी आधा अधूरा कुछ लिख रखा है, माइंड में कैलकुलेशन की, कंपेयर किया, इतने में रिजल्ट निकाल दिया। चलो, एक आदमी 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10%, 12%, 15% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट करता है। हर स्कीम के एंड के अंदर क्या होगा? सेम सिंपल इंटरेस्ट, उसके निवेश का अनुपात। देखो, पहली स्कीम में x रुपए डाल दें, कितने साल के लिए डालें? 6 साल के लिए। दर कितनी है भाई? 10%। ब्याज कितना बनेगा? 10 गुना में 6 साल गुना में 10%, 60%। x रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो x का 60% ब्याज हो गया। फिर अगली स्कीम में y रुपए इन्वेस्ट कर दो, 10 साल के लिए 12% है तो 120% आ गया SI। उससे अगली स्कीम में z रुपए इन्वेस्ट कर दो, 12 साल के लिए 15%, 180%। ऐसे केसेस में देखो, एक तो मामला कट गया, ठीक है। और आपको क्या कहा था? स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रेशियो में क्या होगा? ऊपर मल्टीप्लाई में कोई भी नहीं होगा, तो क्या रहेगा? 6 का डिवीजन करो, क्योंकि 2 और 3 को हटाना है, तो x अपॉन में 6, y अपॉन में 3 और z अपॉन में 2। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 6:3:2। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? आपका डी। रेशियो के अंदर ये चीज़ें सारी की सारी एक्सप्लेन कर दी हैं, तो मेरे ख्याल से फिर से नीड नहीं होगी आपको कि सर ये क्यों करते हैं और ऐसे ही क्यों किया है। चलो भाई, आगे आ जाओ। 9,300 रुपये को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए साधारण ब्याज पर दे दिया। यदि ब्याज की दर 10% है, सभी तीनों भागों से प्राप्त मिश्र धन बराबर है। पिछले में क्या था? सिंपल इंटरेस्ट सेम था। सबसे बड़े भाग का मान देखो, पहला हिस्सा x रुपए का है, 2 साल के लिए दर कितनी? 10%, 100% वो खुद है और 20% ब्याज, तो x का कितना बना? 120%। दूसरा हिस्सा y रुपए, 100% ये खुद है, 4 साल के लिए 10% के हिसाब से 40% ब्याज, तो 140। z की बात करें, 5 साल 10%, 50% ब्याज, 100% ये खुद है, 150%। ये पार्ट आपस में कट गए कुछ भी नहीं कट रहा। एलसीएम लें जरा, 12 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 60। 14 को क्या लिखोगे? 2 गुना में 7, 2 तो उसमें चला जाएगा, 7 बचेगा, तो 7 गुना में 60 एलसीएम हो गया। डिवीजन करें तो x अपॉन में देखना, 60 गुना 7, 5 से कट गया, 7 गुना 5 35। y की बात करें तो देखना, 7 तो कट ही गया, 2 बचा, तो नीचे कितना आ गया? 30। ये कटिंग आपको सीखनी है अभी। 60 गुना 7 नीचे है, 15 से काटोगे 4 बार, 7 4 28। टोटल हिस्सा कितना है भाई? 30, 30 60, 70 80 और 93। 93 किसको बता रहा है भाई? 2 जीरो लगा दी 9300 को। आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा भाग। सबसे बड़ा कौन सा? ये वाला। इसके भी 2 जीरो लगा दो, ये लो 3500 आपका रिप्लाई हो गया, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन का है, एलसीएम निकाल लेते हैं। मेरा प्रयास ये रहता है, ये जो साइड के अंदर स्कोर चल रहा है, ये इसी वजह से मेंटेन हो जाता है
इसके आसपास भी चला जाता है, कितना भी टफ पेपर हो तो भी बात बन जाती है। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप स्टूडेंट हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, तो आपके पास टाइम भी खूब है चीज़ों को एनालाइज करने का। तो एटलीस्ट कम से कम उतना तो पकड़ने का प्रयास करें कि आपका टीचर कैसे कैलकुलेशन कर रहा है, आपका टीचर आपको कैसे बता रहा है कि ये काम कर लोगे और स्मूथ होगा। जैसे मुझे नहीं आती 30 तक की टेबल, लेकिन ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो बच्चों 35 तक भी खींच ले जाते हैं। तो रीज़न क्या होगा कि आपके पास टाइम है, वो आप उनको बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। स्क्वायर करवाए जाते हैं, क्यूब करवाए जाते हैं, मल्टीप्लाई, सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है, डिवीज़न का जो कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करोगे तभी आउटकम निकल के आएंगे। ठीक है, रेलवे में इतना लंबा चौड़ा अपने को नीड नहीं होते, परफेक्ट सा डेटा होता है, परफेक्ट मैनर में चलोगे काम इजी वे में हो जाएगा। देखना क्या कहा कि 19,400 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला भाग 8% की दर से 5 साल के लिए, दूसरा 4% की दर से 9 साल के लिए उधार दिया। दोनों भागों से प्राप्त ब्याज का अनुपात देखो, पहला धन x रुपए है, दूसरा धन y रुपए है। पहले पर ब्याज कितना, 8% की दर से 5 साल के लिए, 8 गुणा 5 40% ब्याज मिल गया। दूसरा धन y रुपए है, 4% वार्षिक दर से 9 साल के लिए कितना मिलेगा, 36%। ये SI दोनों का रेशियो कितना दिया उसने, 3:7। सोल्व कर दें, परसेंटेज 4 से काटोगे तो अपने पास कितना बचा, 10, 4 40, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 9। x अपॉन y का जो रेशियो है 9 3 27, 10 7 70 आ गया। पैसे कितने हैं, 1,94,000। पूरे का एडिशन किया तो 70 2 90 97। क्या है भाई, इसका जस्ट डबल हुआ तो 194 बन गया, और 2 क्या है, 0। इतना ही करना है, 200 से गुणा करना है। किसका, x हमने पहला धन माना था, दूसरा y माना था। दूसरा भाग बताना है, y की वैल्यू 70 को 2 और 0 डबल 0 से तो कितना आ जाएगा, 14,000। सी आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, गलत पढ़ लिया था, 19,400, 1,94,000 नहीं था वो। देखना 217 नंबर का अपना सवाल। 217 में देखो, दो विभिन्न सोर्सेज हैं, 1500 रुपए पर 3 साल के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 13.5 है। ब्याज दरों में अंतर। एक बात बताओ, सीधे सीधे जितने रुपए का अंतर 1 साल के ऊपर होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर होगा। या तो ऐसा कर लो कि 13.5 रुपए जो है 1500 का कितने प्रतिशत है, निकाल लिया। 13.5 1500 का कितने प्रतिशत है, ये 3 साल का प्रतिशत बताएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल आपको कितने % ब्याज मिला। इसमें क्या कर दो आप, 3 का डिवीजन, 2 0 से 2 0 कट गए, 15 9 135 पॉइंट लगा हुआ है, इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 0.3%। ये आपका हो गया रिजल्ट। चलो भाई 218 की बात कर देते हैं। देखना, एक धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। बताइए साधारण ब्याज की किस दर से वह राशि 6 गुना हो जाएगी। इसमें लिख लेना, टाइम दोनों ही केसेस में क्या है, सेम, समान समय के अंदर, उसी पर यह बात अप्लाई हो सकती है, अदरवाइज अधूरा है। देखो 4% की दर से 3 गुना हो गई, 100% 300% हो गया, ब्याज कितना मिला, 200%। ठीक है, टाइम इंटू रेट परसेंट। अब दर कितनी चल रही थी, 4%, ये इससे कट गया तो इसका मतलब ये काम कितने साल में हुआ है, 50 साल में। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए साधारण ब्याज की किस दर से वह धनराशि 6 गुना हो जाएगी समान समय में। 6 गुना होने का मतलब 100% 600 हो गया, अमाउंट बना 600, तो ब्याज कितना, 500%। कितने सालों में, 50 सालों में। 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही दर प्रतिशत, 500% में 50 का भाग दे दिया। नई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेकंड केस के लिए वो कितनी हो जाएगी, 10%। आगे फिर देखना एक सवाल, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 124 गुना हो जाएगी, उसी ब्याज दर पर। पहले केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। देखना 7 साल में 4 गुना हो जाती है, 100% 400 हो गया, ब्याज कितना, 300% मिल गया। 300% आपको मिल गया 7 साल में, तो हर साल जो भी चलेगा ब्याज परसेंटेज में वो क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 7 का भाग दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। अब अगले केस में देखना, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने सालों में 124 गुना हो जाएगी। देखना 100% क्या होगा, 100 गुना 124 आ जाएगा। ब्याज कितना भी, ये 100% है,
100 गुणा 1 मान लो और वो 100 गुणा में 124 मान लो। ब्याज कितना, 100 गुणा में 123। तो असल में ब्याज आपको कितना मिला, 100 गुणा में 123%। दर कितनी है आपके पास, दर ये है 300% बटा में 7। परसेंट खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे 41 बार खत्म, ये ऊपर चला जाएगा 7, 7 4 88। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 287 ईयर। पिछले वालों में इश्यू क्यों नहीं आ रहा था, दर प्रतिशत या सीधे सीधे बन रही थी, तो वहां पर डेटा एज इट इज रखा, ये वाला भी आसान बन रहा था। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेटा कैलकुलेटिव हुआ है। देखना, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है तथा वर्षों की संख्या दर प्रतिशत। देखो आपको पता है पूछ क्या रहा है, दर बतानी है, टाइम भी आर मान लो, दर आर प्रतिशत, लेकिन ब्याज कितना है 1/16। परसेंटेज में लिखो इसको 100%, 100 से गुणा करते ही परसेंटेज का साइन आएगा, बदल जाता है। अंडर रूट कर दिया इसका, अंडर रूट किया आर की वैल्यू, 100 की वजह से 10 और 16 की वजह से 4, कितना आ जाएगा भाई आपके पास, 4 का भाग दोगे तो 2.5% या फिर 5/2। ऑप्शन डी अपना यहाँ से करेक्ट हो गया। चलो भाई सवाल नंबर 221। निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 साल में ट्रिपल हो जाती है। तदनुसार यदि उसी योजना के अंदर आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहते हैं तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों तक। देखना आपसे क्या कह रहा है कि 8 साल में 3 गुना, तो इसका मतलब 2 ब्याज मिला है, कितने साल में आपको मिला है, 8 साल में 2 रुपये ब्याज। 1 रुपया दोगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 रुपये ब्याज कितने साल में मिला है, 8 साल में। उसी योजना के अंदर आप अपना पैसा 4 गुना करना चाहते हैं, 1 रुपये को 4 करना चाहते हैं, तो कितने साल, कितने रुपए ब्याज मिला, 3 रुपये साल चाहिए आपको। तो या तो ऐसा देख लो कि भाई यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, 2 रुपये को साल में बदला, 4 से गुणा किया, इधर भी 4 से कर दो, 12 साल। या साफ दिख रहा है 1 रुपया ब्याज 4 साल में मिलेगा, 3 रुपये ब्याज आपको 12 साल के अंदर मिल जाएगा। चलो भाई अगले सवाल की बात करते हैं। 2500 रुपये की धनराशि को 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से कुछ समय तक निवेश करने पर 500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त किया। 2000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 4000 को उतने ही समय के लिए कितने प्रतिशत दर पर दे। देखो 2500 पर ब्याज कितना मिला है, 500, 500 2500 का 500 बटे 2500, 5 बार कट गया, 20% है, 20% ब्याज मिला। दर कितनी चल रही है, 4%, 20% टोटल ब्याज, 4% का भाग दोगे तो इसका मतलब कितने साल लग गए, 5 साल। हर साल 4% ब्याज, 20% ब्याज मिला है, 5 से गुणा करोगे तभी 20 बनेगा। ये काम 5 साल में हुआ। अब क्या कह रहा है कि 2000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 4000 को उतने ही समय के लिए, 4000 पर 2000 साधारण ब्याज चाहिए, कितने परसेंट है, 50%। टाइम पिछला कितना था, 5 साल, 50% ब्याज चाहिए 5 साल में, 50% में 5 का भाग दोगे तो दर प्रतिशत 1 साल का ब्याज 10% आ गया। ठीक है, माइंड के अंदर थोड़ा सा प्रेशर डालने दिमाग के ऊपर, ठीक है, जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे अदरवाइज। देखो किसी साधारण ब्याज की दर से 6000 रुपये 4 साल में 7200 हो जाते हैं यदि ब्याज की दर को 1.5 गुना कर दिया जाए, और 5 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी। बात को समझना, 6000 पर 4 साल में 7200, ब्याज कितना, 1200, हर साल ब्याज कितना मिलेगा, 1200 में 4 का भाग दोगे 300। अब क्या कह रहा है आपसे कि यदि ब्याज की दर 1.5 गुना, 1 साल में ब्याज कितना मिलता है, 300 रुपये, अगर 1.5 गुना कर देंगे इसको, मतलब 3/2 कर देंगे तो नया 1 साल का ब्याज ये होगा, दर 1.5 गुना कर दी, ब्याज भी 1.5 गुना होगा, और समय कितना है, 5 साल। ये 1 साल का ब्याज है तो 5 साल के अंदर कुछ ऐसा आ जाएगा। देखना इसको इससे काटोगे 150 आ जाएगा। 15 गुणा में 5 75, 75 को 3 से करोगे, 70 गुणा 3 210, और ये कितना आ जाएगा 215, 1 लग गया 0। तो 6000 रुपये आपकी, क्या गड़बड़ की भाई हमने, 75 को गुणा करेंगे हम लोग 70 210, अच्छा 225 आएगा। 6000 रुपये पर इतना आपको ब्याज मिल गया 2250, 6000 के अंदर 2250 ऐड कर दोगे, ऑप्शन बी अपना यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट रिजल्ट। चलो 224 की बात करें, आज कुछ ज़्यादा स्पीड से हो गए हैं, कहीं ऊपर से तो नहीं चले गए। देखना 40 45 44वें नंबर का सवाल है आज का। देखो एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% की रेट पर 2200 और 8% की दर पर इतनी हो जाती है, समय अवधि क्या है। एक ही समय अवधि में कोई धनराशि
5% की ब्याज पर 2200 रुपये और 8% की ब्याज दर पर 2320 रुपये हो जाती है। एक मिनट, इसमें क्या गड़बड़ की भाई। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 2200 एट 5% एंड 2320 एट 8% इंटरेस्ट एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम। द टाइम पीरियड, देखो एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिला है ऐसा मान लेते हैं, लेकिन ये तो कोई लॉजिक नहीं बैठेगा। देखो ऐसा कर लो, प्रिंसिपल P है तो P का 108% नहीं, ये भी लॉजिक नहीं जमेगा, कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा यहाँ पर। 8% और 5% अंतर कितना भाई 3%, और 2320 और 2200 का अंतर कितना है 120, ये इससे कटेगा 40, और ये कितना आ जाएगा आपका भाई 4000 रुपये प्रिंसिपल। लेकिन ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना। ठीक है भाई, कोई ना कोई इसके अंदर डेटा मिसिंग होगा। कोई धनराशि 5% की ब्याज पर 2200 रुपये और 8% की ब्याज पर 2320 रुपये हो जाती है, समय अवधि क्या है। चलो एक बार एकदम डिटेल में लिख देते हैं, कन्फ्यूजन होना तो नहीं चाहिए था। पहले केस में क्या है, प्रिंसिपल है प्लस प्रिंसिपल इंटू में टाइम इंटू में 5%, ये कितना हो गया भाई 2200 रुपये। अगला केस क्या आपके पास, प्रिंसिपल है फिर प्रिंसिपल इंटू में टाइम इंटू में रेट परसेंट, 8% आ गया, ये कितना आ गया 2320। अब क्या करें, इसमें से इसको घटाओगे, P से P कट जाएगा, दोनों चीज़ें कॉमन आ गई, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू में 3% बराबर 120। ठीक है भाई, ये तो डेटा इनसफिशिएंट लग रहे हैं। ठीक है, चलो इसको स्किप कर दो, पीछे जब करवाया होगा तो हो सकता है कोई चेंज कर दिया हो। ठीक है भाई, या तो रिलेशन देना चाहिए था उसे कोई ना कोई प्रिंसिपल के हिसाब किताब से। चलो अगला सवाल, मूलधन और मिश्र धन, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच अनुपात 30 सालों बाद 3:4 हो जाता है, 3 अधिक साल और ले लेते हैं तो 5:7 हो जाता है। देखो आपके पास प्रिंसिपल तो दोनों ही केसेस में सेम है, पहले में अमाउंट 1 दूसरे में अमाउंट 2, एक में 3:4 है दूसरे में कितना है 5:7। क्या करें, इसको सेम कर दें। चलो भाई, आज फिर से वही इश्यू हो गया है, कल से तो ये अपना लाइट का इश्यू नहीं आएगा। चलो आपको मैं दिख नहीं रहा हूँ, गायब हो गया हूँ। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, अच्छे से रिवाइज करके आना। कल CI स्टार्ट होगा या कोई और चैप्टर स्टार्ट होगा, CI कर देते हैं। चलिए भाई, आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।